नमस्कार, ये भारत लाइव है और जैसा कि हमने वादा किया था आपसे, भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर है। भीतर की बात में सबसे पहले नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो समाधान यात्रा पर निकले हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें भीतर की बात क्या है। बहुत सारी भीतर की बात है और समाधान यात्रा के बाद नीतीश कुमार जी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से त्यागपत्र देंगे। तो फिर करेंगे क्या और क्यों त्यागपत्र देंगे, जबकि उन्होंने ये बात कह दिया है कि 2025 तक वो हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है कि बिहार यात्रा के बाद वो फरवरी में बजट सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे। इसका सीधा मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी ने फैसला कर लिया है कि चाहे दाल जिधर भी गले, गलाना ज़रूरी है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई ये कहने की कि नीतीश कुमार जी सीएम कुर्सी छोड़ेंगे और आरजेडी जेडीयू का विलय होगा, जबकि इस बात पर भी नीतीश कुमार जी ने खूंटा ठोक दिया है कि विलय नहीं होगा। अब इन बातों को लेकर के दूसरी जो कहानी कही जा रही है वो कहानी ये है कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं इस बार फैसला लेने में या तो जल्दबाजी कर गए हैं या फैसले को ठोक बजा करके नहीं लिया गया है, किसी के बहकावे में, किसी के कहने में, या हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार जी अपने अंतरात्मा की बात न सुन करके आधार जो था उसके हिसाब से फैसला ले लिया हो। क्योंकि इस फैसला को लेने के बाद शुरुआती दौर में तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और उनके सहयोगी भी खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार से कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है, उनके फैसलों को पलटने की बात की जा रही है और जो लोग उनके साथ हैं वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत दिनों तक आप असंतुष्टों के साथ लंबा नहीं चल सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप सामने लड़ाई लड़ने जाते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि सामने वाले का पूरा जो कहा जाता है स्कैन कर लें, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, कहाँ उसे मात दिया जा सकता है, उसके साथ किस तरह की युद्ध लड़ जाएंगे। लेकिन यदि आप समझने ही में गलती कर दें और आपका अपना ही कुनबा, अपनी ही सेना आपके साथ पूरे मन से खड़ी नहीं हो तो आप युद्ध कैसे लड़ेंगे। 2024 के रण की तैयारी हो रही थी और ये बात आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाते हैं। 2015 में भी इसी तरह की तैयारी चल रही थी। 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आए तो 2019 लक्ष्य में था। तैयारी ये चल रही थी कि 2019 में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का कमान सौंप करके 2019 में खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और लालू प्रसाद बिना किसी लाव लपेट के उनका समर्थन करेंगे। फिर से दही का टीका लगाएंगे। इस बार मुख्यमंत्री के लिए लगाया था, अगली बार प्रधानमंत्री के लिए लगाएंगे। तब लालू प्रसाद भी पूरी तरह से एक्टिव थे। लेकिन इसी बीच में लालू प्रसाद को जेल जाना पड़ा और नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा जैसा कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ में कहा था कि अब महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चलना मुश्किल है। इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर के वो फिर से एनडीए में जा रहे हैं, यानी जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी थी उसी के साथ चले गए। इसके बाद 2017 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार साथ में रहे। 2019 का चुनाव लड़ा और 16 सीट जीत करके आए। भाजपा के साथ रहने का फ़ायदा मिला, या कहा जाए तो भाजपा नरेंद्र मोदी का उसमें योगदान रहा। इस बात को भी उन्होंने स्वीकारने से इनकार किया। हमेशा कहते रहे कि बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती रही कि हाँ भाई चलिए, जीत किसी के द्वारा हो, किसी के कारण हो, जीत तो जीत है। लेकिन नीतीश कुमार इसे अपना जीत कहते हुए, और भारतीय जनता पार्टी को भी 17 सीट जो आई थी, जो सीटें 6 आई थी एलजेपी को, उस सब को बता रहे थे कि बिहार में उन्होंने जैसा काम किया है, जिस तरह का सुशासन दिया है, ये उसकी जीत है। 2020 में नीतीश कुमार को ज़बरदस्त झटका लगा। जब देश का चुनाव था तो नीतीश कुमार जी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए कि उन्होंने भाजपा को भी सीट दिलवा दिया और एलजेपी को भी सीट दिलवा दिया, महागठबंधन को पूरी तरह से परास्त कर दिया। लेकिन 2020 में जब नीतीश कुमार के लिए चुनाव हो रहा था, ये घोषणा करके चुनाव हो रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं
मुख्यमंत्री यही बनेंगे, सरकार बनती है एनडीए की तो। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार काफ़ी पिछड़ गए और भाजपा की सीटें बढ़ गई। अब यहाँ से खेल नया शुरू हुआ। नीतीश कुमार को अंदाजा हो गया कि अब भाजपा के साथ रहने में कोई फायदा नहीं है। उसी समय से प्लान बनाते हुए धीरे धीरे करके उन्होंने नई नई रणनीति शुरू की। सबसे पहले एलजेपी को समाप्त किया। एलजेपी को समाप्त करने का तात्पर्य मेरा है कि एलजेपी में जो उसका जनाधार था उसको दो टुकड़ों में बांटने का कोशिश किया, जिससे कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को इसका फायदा मिले। लेकिन जिस पशुपति कुमार पारस को सपोर्ट कर रहे थे, वही पशुपति कुमार पारस इस वोट बैंक को अपने तरफ खींचने में असफल रहे। सिर्फ उनके पास वो सांसद रह गए थे जो 2019 में जीत करके आए थे। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपना जनाधार अपने पास रखा और रामविलास पासवान की विरासत जो थी उसे भी पूरी तरह से समेट कर रखा, जो भारतीय जनता पार्टी समझ गई। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी वो बात की थी। अब आगे अगर बात करें तो नीतीश कुमार को जैसे ही समझ में आया, उसके बाद से उन्होंने लव कुश समीकरण को एकजुट करने का प्रयास शुरू किया। सबसे पहला काम था कि अपना घर मजबूत करें तो अपने गाँव जवार को मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर दिया, साथ में लाया और कहा कि मेरे बाद आप ही जो है सो हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी लगा कि वही बदल गए हैं, वक्त बदला होगा, वक्त के साथ उम्र बदली है, उम्र के साथ साथ सोच बदली होगी। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के हित में उनके साथ आ गए। नतीजा, तुरंत उन्होंने अपना जो कहा जा रहा है उत्तराधिकारी बदला और उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने 2 साल के अंदर ही तेजस्वी यादव को सामने ला दिया और उपेंद्र कुशवाहा पीछे हो गए। इस बीच में भी कई घटनाएं घटी, कई बातें सामने आई। उपेंद्र कुशवाहा आए, उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी देकर उनके लोगों के सामने बदनाम करवा करके, क्योंकि आरएलएसपी से सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा नहीं आए थे, वो हजारों हजार लोग भी आए थे। और यह है भीतर की बात कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस जाल में फंसते चले गए। आरसीपी सिंह जो लंबे समय से नीतीश कुमार के कहा जा रहा है कि दर्पण है, आईना है, सिक्के के दूसरे पहलू हैं, दोनों के बिना जदयू का चलना मुश्किल है, उस आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और नए उत्तराधिकारी कई हो गए, जिसमें ललन सिंह को, अशोक चौधरी को, संजय झा को, सारे लोगों को उत्तराधिकारी बताया जाने लगा। बीच में तो खबर यह भी आई थी कि अपने पुत्र निशांत को पार्टी का कमान सौंपने जा रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र का कोई भी कहा जाए तो राजनीतिक इच्छा नहीं है। वो लगातार राजनीति से दूर रहे हैं और उन्हें जानता भी बहुत कम लोग हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को एक उत्तराधिकारी चाहिए था और तेजस्वी यादव को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। ये नीतीश कुमार की दूसरी गेम थी। पहला तो था कि लव कुश समीकरण को उन्होंने साथ ला करके उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में रख करके मजबूर कर दिया कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं हो नीतीश कुमार के साथ रहने के अलावे। आरएलएसपी के लोग छटपटा रहे थे और धीरे धीरे ये ज्वालामुखी बन रही थी। इन सारी बातों के साथ साथ अब जैसे ही नया उत्तराधिकारी हुआ और उत्तराधिकार की घोषणा भी हो गई, पार्टी के विलय की बात हो गई, तो उपेंद्र कुशवाहा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने और लोगों की तरह चुप रहने से ज़्यादा अपनी बात कहने का मादा रखा। और आप जानते हैं कि राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त व्यक्ति हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने खुल करके नीतीश कुमार के इस फैसले का विरोध किया। नीतीश कुमार को बाहर आना पड़ा और नीतीश कुमार ने यह कहा कि पार्टी का विलय नहीं होगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं? अभी तक साथ में रह करके न तो नीतीश कुमार के करीब जो चारों तरफ परिक्रमा करने वाले लोग हैं उन्हें नीतीश कुमार पर भरोसा है और न तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार पर भरोसा है। रही सवाल ताकत की, रही सवाल गठबंधन की, तो गठबंधन के भी साथी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करते हैं। कांग्रेस को जरा भी भरोसा नहीं है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के साथ अब तक कांग्रेस मंच साझा नहीं कर रही है और नीतीश कुमार भी इस मंच साझा करने से खुद को दूर रख रहा है। कांग्रेस ने खुल करके ये बात घोषणा भी कर दी है कि उनके तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। झटका लगा नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के जो साथी हैं 7 दल, उनमें से एक दल तो पहले ही छटक गया। दूसरा, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के कई ऐसे फैसले हैं जिस पर सवाल उठाए, चाहे वो शराबबंदी हो या अन्य फैसले हो। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने जैसे ही ये कहा कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे,
अपोज करना शुरू कर दिया जीतन राम मांझी ने। इसके साथ साथ वाम दलों ने भी नीतीश कुमार के फैसलों पर उंगली उठाते हुए कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और कोई भी महागठबंधन से जुड़ा हुआ, सरकार से जुड़ा हुआ फैसला हो वो हम साथ में मिल करके करें, उसके बाद ही उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ भी तैयार नहीं हुए। अब सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन सामने वाले की यानी दुश्मन की ताकत को नहीं समझ पाए, न तो उसकी कमजोरी को समझ पाया, न उसकी ताकत को समझ पाए। इसके साथ साथ अपने तरफ भी उनको आभास हो गया, आभासी दुनिया में जीने लगे कि अब तो MY समीकरण और लवकुश समीकरण उनके साथ जुड़ गया है। जीतन राम मांझी हैं, वाम दल हैं, कांग्रेस देर सवेरे उनको मान ही लेगी। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना बिल्कुल संभव है। लेकिन नीतीश कुमार का यह सोच उल्टा पड़ गया। अब ऐसी स्थिति में पार्टी के भीतर तो विद्रोह हो ही गया, गठबंधन के भीतर भी विद्रोह है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि पार्टी के भीतर एक मत, एक रस, एक रूप नहीं है। हर किसी को देखिएगा छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है और एक दूसरे से को शक की निगाह से देख रहा है। हम ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं। ऐसी स्थिति में इस सेना के साथ क्या नरेंद्र मोदी से लड़ा जा सकता है, और लड़ा भी जा सकता है तो जीता जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस लड़ाई को जीतने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कमजोर समझना बड़ा घातक होगा। नरेंद्र मोदी के पास, उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कह दी, RSS के विरुद्ध कही, जिसके साथ वो लंबे समय तक रहे तो लोगों को इस बात का भी भ्रम होने लगा कि नीतीश कुमार आखिर हैं किसकी तरफ। वो आपने एक फिल्म नहीं देखा था जिस फिल्म में आप किसके तरफ हैं पूछा जाता था तो उंगली दूसरे के तरफ था और कहते थे कि हम आपके साथ हैं। ये बिल्कुल उसी अंदाज में है और सामंजस्य की कमी, तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार शराबबंदी के दम पर और अपनी यात्रा जो शुरू किया है उसी गांव से जहां शराब पहले बहुत ज़्यादा बनती थी, उसके दम पर वो दिखा करके क्या दिखाना चाहते हैं? इस देश को ये बताना चाहते हैं कि शराबबंदी हम पूरे देश में लाएंगे। पूरी तरह से फ्लॉप शराबबंदी, जो उनके दोस्त ही कहते हैं, उनके साथी कहते हैं, उनके साथ सत्ता में रहने वाले कहते हैं कि पूरी तरह से फ्लॉप है ये। उसके साथ साथ नीतीश कुमार के पास अब विकल्प क्या बचते हैं? अगर नीतीश कुमार की पार्टी में कहा जाए कि मंत्रणा ले लिया जाए, वोटिंग करा दी जाए, तो 60% के आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और 40% ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, ये चाहते हैं, कहते नहीं है, ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ करके पार्टी का विलय कर लें और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें और कुछ लोगों को उप मुख्यमंत्री, दो लोगों को उप मुख्यमंत्री बना करके अपनी पार्टी बचा लें। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में पार्टी का बचना असंभव लगता है। एक तरफ RCP सिंह कहा जा रहा है कि भीतर ही भीतर काफ़ी लंबा सेंधमारी कर चुके हैं, दूसरी तरफ लाख इनकार करें उपेंद्र कुशवाहा, मीडिया में आकर के बोले, मीडिया पर आरोप लगाएं, लेकिन जो परिस्थिति बन गई है, अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में पार्टी का टूटना तय मान के चलिए। तो नीतीश कुमार करेंगे क्या? तो नीतीश कुमार के पास अपनी बची हुई जो पार्टी है, बचा हुआ जो कहा जाए अस्थि है, उसे समेट करके एक कलश में भर करके और राष्ट्रीय जनता दल वाली जो कहा जाए गंगोत्री है, उसमें बहाने के सिवाय, उसमें समाहित करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बच जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ विलय की बात करने वाले एकजुट होकर के आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, जिनको जदयू में लाने का, विलय कराने का, जिन्होंने बीड़ा उठाया था, जिन्होंने कराया था, उनके पास जा कर के और गुहार लगाते हों, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल खड़े होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा से आते हैं तो कौन सा फैसला करते हैं, और उनके समाधान यात्रा फरवरी में 7 फरवरी तक चलेगा। उसके समाप्त होने तक बिहार में कहा जा रहा है कि बड़े बड़े राजनीतिक खेल हो जाएंगे,
जो नीतीश कुमार को ही बीच में ही इस बार यात्रा स्थगित करना पड़ेगा। इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार की यात्रा बीच में स्थगित हुई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हमने कोशिश किया ये समझाने का कि नीतीश कुमार भले ही नकारते हों, लेकिन उनकी पार्टी का विलय लगभग फाइनल स्टेज में है। और ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार को जानने वाले कहते हैं कि वो अंतिम समय तक सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपसे हम सवाल पूछते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर जो स्थितियां बन रही हैं उसमें बिहार की सरकार और इन नेताओं का क्या होगा जो लगातार सत्ता और विपक्ष में रहने के बाद भी एक दूसरे का कभी सहयोगी रहते हैं और कभी विरोधी बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।